नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है आईटीआई फीटर ट्रेड थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का, तो फ्रेंड्स उस सीरीज का यह थर्ड क्लास है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने सेकेंड क्लास यानी 2 क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर होगा, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाले हैं आईटीआई के, उनमें ये सीरीज बहुत ही काम करेगा आप लोगों का। तो फ्रेंड्स आप लोग इस सीरीज को अच्छे से देखें और अपना एक कंप्लीट नोट्स बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम देते समय जब जाएं तो उस नोट्स को आप रिवाइज करके एक बार जरूर जाएं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे कर सकें। तो फ्रेंड्स हमें आशा है कि आप लोग इस सीरीज को अच्छे से देखेंगे और अपना डाउट क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने 2016 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के डिस्कस कर रहे थे, तो फ्रेंड्स उस सीरीज में जो 2016 के क्वेश्चन पेपर का ये थर्ड पार्ट है, हमने 2 पार्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। और फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है, यानी हमने 2016 के क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में कवर किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। क्लियर? तो इस तरह से आज का जो हमारा ये क्लास रहने वाला है वो 2016 के क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्लास है। इनमें हम इन सभी क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि बेंडिंग अलाउंस इज प्रोपोर्शनल टू द, मतलब क्या, वेंडिंग अलाउंस जो है वो किसके अनुपात में होता है ना। वेंडिंग अलाउंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है सामग्री की चौड़ाई, ऑप्शन बी सामग्री की लंबाई, ऑप्शन सी सामग्री की मोटाई और ऑप्शन डी सामग्री की फ्लैटनेस। तो फ्रेंड्स यहां से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका आएगा सामग्री की मोटाई, यानी यहाँ पे थिकनेस ऑफ द मटेरियल, है ना। फ्रेंड्स हमारी किसी भी बेंडिंग अलाउंस जो होती है, किसी भी धातु की जो बेंडिंग अलाउंस होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? थिकनेस ऑफ द मटेरियल, यानी कि सामग्री की मोटाई पर ये डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोला है सीयर्स आर यूज टू कट, मतलब क्या, सीयर का प्रयोग काटने में होता है, मतलब किसको काटने में होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहे हैं बहुत पतली सीट, ऑप्शन बी मोटी सीट, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है जीआई वायर और ऑप्शन डी जो है रबर सीट, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सीट कटिंग टूल्स होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो सीट को हम काटते हैं तो सीट को काटने के लिए हम 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें, एक होता है स्नीप और एक होता है सीयर, है ना। बात समझ में आ रही है क्या? एक को हम स्नीप कहते हैं और एक को सीयर कहते हैं, इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए स्नीप का प्रयोग हम लोग करते हैं पतली धातु को काटने के लिए, है ना। जो पतली सीट होती है, पतली सीट को काटने के लिए यहाँ पे हम स्निप का यूज करते हैं और सीयर का यूज जो हम करते हैं वो मोटी सीटों को काटने के लिए। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब फ्रेंड्स हम कैसे यहाँ पे
डिसाइड करेंगे कि हमारी मोटी सीट कौन सी होती है और पतली सीट कौन सी होती है। हमने तो अभी पढ़ा, ये क्वेश्चन आएगा कि पतली सीटों को काटने के लिए हम स्निप का प्रयोग करेंगे और मोटी सीटों को काटने के लिए हम सीयर का प्रयोग करेंगे। यहां से आपका ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें, है ना, कि आप बताइए हम पतली सीट और मोटी सीटों को कैसे हम पहचानेंगे, है ना, तो आइए इसका प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस सीट की मोटाई 1.2 mm, जिस सीट की मोटाई 1.2 mm से कम हो, है ना, कम हो, उसको हम बोलते हैं पतली सीट। एकदम बात क्लियर हुई? हाँ, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, मोटी सीट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, 1.2 mm से क्या होगा, उसकी मोटाई अधिक होगी, है ना, अधिक होगी। अब बात क्लियर हुआ कि 1.2 mm से कम वाले सीट को काटने के लिए हम स्नीप का प्रयोग करते हैं और 1.2 mm से अधिक मोटाई के सीट को काटने के लिए हम सीयर का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कि स्नीप का प्रयोग हम लोग पतली धातु को काटने के लिए करते हैं और सीयर का प्रयोग हम लोग मोटी धातु को काटने के लिए करते हैं। बस इतनी सी आप लोग याद रखिएगा, इस ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन की, है ना। तो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ था क्या, बहुत पतली सीट, मोटी सीट, जीआई वायर और रबर सीट। तो फ्रेंड्स यहां से आप देख पा रहे हैं क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में यहाँ पे, है ना, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सीयर की अगर यहाँ बात कर रहा है ना, सीयर की बात कर रहा है तो सीयर का प्रयोग हम लोग मोटी सीट को काटने के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे बात करता है स्निप की तो वहां पे बहुत पतली सीट हो जाती है ना। तो ये सारे चीज आप लोग याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सरफेस प्लेट बनी होती है ना। फ्रेंड्स पूछा गया है कि सरफेस प्लेट किस मटेरियल का बना होता है, किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अच्छी क्वालिटी के ढलवा लोहे से, ऑप्शन बी नरम इस्पात से, ऑप्शन सी मध्यम कार्बन स्टील से और ऑप्शन डी मुलायम लोहे से। तो फ्रेंड्स देखिए यहां से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी के ढलवे लोहे से। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी सरफेस प्लेट बनी होती है फ्रेंड्स, सरफेस प्लेट जो होता है वो गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से बना होता है ना। इसके यूज के बारे में बात कर ले फ्रेंड्स, तो जो सरफेस प्लेट होती है, सरफेस प्लेट का प्रयोग हम किसी भी जॉब के फ्लैटनेस को चेक करने के लिए करते हैं, है ना। क्या करते हैं, किसी भी जॉब के फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं और इसकी मटेरियल क्या होती है, ये गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से बना होता है ना। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का, वो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे माइक्रोमीटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिए क्या पूछा है, बोल रहा है कि द नेम पार्ट मार्क एक्स इन फिगर। देखिए फ्रेंड्स बोला गया है कि जो माइक्रोमीटर के जो एक्स भाग इंडिकेट किया है ना, उसका भाग का नाम क्या है। क्लियर, एकदम स्पष्ट आपसे पूछा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि इनका क्या क्या पार्ट्स होता है, ताकि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें, है ना। अब चलिए देखते हैं। तो ये फ्रेंड सबसे पहले माइक्रोमीटर का हमारा क्या होता है, फ्रेम होता है ना, क्या होता है, फ्रेम होता है। और ये जो हमारा होता है वो रैचेट होता है ना, क्या होता है, रैचेट स्टॉप इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रैचेट स्टॉप। और ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं स्लीव, है ना, स्लीव या बैरेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्या, बैरेल, स्लीव या बैरेल। क्लियर, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्स भाग की। तो इस एक्स भाग को हम बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
है ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसको क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। और ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं स्पिंडल, और यहाँ पे जो लगा होता है इसको बोलते हैं एनविल, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से कंप्लीट हुआ क्या, हमने आपके माइक्रोमीटर के सारे पार्ट्स को बताने के लिए यहाँ पे प्रयास किया। और ये जो देखिए आपका ये आपका जो है ये लॉक नट है, क्या है, लॉक नट, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से कंप्लीट हुआ क्या, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, ये हमारा रैचेट स्टॉप होता है जो एक किनारे पे यहाँ पे लगता है ना। इसको हम थिम्बल बोलते हैं जो एक्स भाग इंडिकेट किया है। इसको हम बैरल या स्लीव बोलते हैं। इसको हम फ्रेम बोलते हैं, है ना। और ये हमारा लॉक नट, ये हमारा स्पिंडल, ये एनविल, क्लियर हुआ। हाँ, तो ये सारी चीज क्या होते हैं, माइक्रोमीटर के पार्ट्स होते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक्स इंडिकेट किया गया है ना, उसका भाग का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए, ऑप्शन ए बोल रहा है स्पिंडल, क्या ये स्पिंडल है क्या, नहीं ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी एनविल, एनविल भी हमारा ये नहीं है। सी थिम्बल, थिम्बल है क्या, हाँ ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। बैरेल स्लीव भी नहीं है। तो यहां से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी थिम्बल, क्लियर हुआ। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो माइक्रोमीटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से, बोल रहा है कि यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से ऊपर है, हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। बोल रहा है कि यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन, ये हमारा थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन होता है ना, और ये हमारा डॉटम लाइन होता है स्लीव पे, है ना। थिम्बल का इस तरह से, एक मिनट हम थोड़ी सी फिगर को ड्रा कर लेते हैं, है ना। तो हमारी इस तरह से कुछ थिम्बल होता है कि नहीं, और ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा बैरेल बना होता है, ठीक है ना। और इसी पे हमारा एक डॉटम लाइन होती है और इसका जीरो होता है ऐसे, ठीक है। अब बात समझिएगा, बोल रहा है कि यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन, थिम्बल का ये जो जीरो ग्रेजुएशन है वो क्या है, डेटम लाइन से ऊपर है। ये डेटम लाइन से क्या है, यहाँ पे है, कुछ ऊपर है, डेटम लाइन से हमारा क्या है, ऊपर है ना। और मापन फेस कांटेक्ट में है, और मापक फेस जो है एनविल और स्पिंडल दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, क्लियर। तो कौन सी औषधियां होगी, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इंग्लिश की ओर हम चलते हैं, देखिए, इफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज एबव द डॉटम लाइन, बोल रहा है कि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से ऊपर है। जब डेटम लाइन से ऊपर है और मापन फेस कांटेक्ट में है, तो वहां पे जो आपका एरर होगा फ्रेंड्स, वहां पे एरर जो होगा वो हमारा निगेटिव एरर होगा, है ना। ये याद रखिएगा, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम सारा चीज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपसे अभी लेटेस्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से ऊपर है, यहां देखना है ऊपर है, और मापन फेस कांटेक्ट में है, तो कौन सा एरर होगा, यहाँ पे निगेटिव एरर होगा। अब यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर देगा, आपसे पूछेगा कि यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन लाइन, बोल रहा है कि यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे है, यहाँ पे ऊपर है ना, यहाँ पे नीचे कर देगा, और पूछेगा कि मापन फेस कांटेक्ट में होते हैं तो कौन सा एरर होगा, तो वहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव एरर, है ना। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं, ओनली फॉर पॉजिटिव एरर हो जाएगा। हमारी बातों को समझ में आया। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो यहाँ पे जो माइक्रोमीटर के जो एरर होते हैं, है ना, एक होता है नेगेटिव एरर, एक होता है पॉजिटिव एरर। तो फ्रेंड्स, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एरर की कुछ कंडीशनें होती हैं। जब हमारा थिम्बल
का जीरो जो होता है डेटम लाइन से ऊपर होता है तो हमारा निगेटिव एरर होता है, और जब थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से अगर नीचे रहता है तो वहाँ पे पॉजिटिव एरर होता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पे ऊपर का रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, है ना, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि फॉर जनरल स्ट्रक्चर वर्क विच टाइप ऑफ रिवेट इज यूज्ड। बोला गया है कि सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार का रिवेट प्रयुक्त होता है ना। बोल रहा है कि सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए यानी जनरल स्ट्रक्चरल वर्क के लिए किस प्रकार की रिवेट प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन में क्या बोला है ना। ऑप्शन में बोल रहा है काउंटर सिंक हेड रिवेट, ऑप्शन बी स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी फ्लैट हेड रिवेट और ऑप्शन डी पैन हेड रिवेट। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स वो आपका आ जाएगा स्नैप हेड रिवेट। यानी जनरल स्ट्रक्चरल वर्क के लिए हम किस रिवेट का प्रयोग करते हैं, तो स्नैप हेड रिवेट का यूज करते हैं। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्नैप हेड रिवेट। क्लियर। अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है 37 नंबर क्वेश्चन, जो ड्रिलिंग टॉपिक से लिया गया है ना। ड्रिल एसेसरीज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बोल रहा है फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चित्र में दर्शाई गई मशीन ऐसी सीरीज का नाम बताइए। जो चित्र में दर्शाए गए एसेसरीज है उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन को चलते हैं। यह आपका स्लीव, क्या स्लीव है क्या, ऑप्शन बी सॉकेट, ऑप्शन सी ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी पिनियन, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फिगर में ये दर्शाया गया है इसको हम बोलते हैं सॉकेट। क्लियर। फ्रेंड्स एक और होता है जो हमारा एक स्लीव होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का होता है ऐसे। क्लियर। इसको हम बोलते हैं स्लीव। तो फ्रेंड्स एक स्लीव और एक सॉकेट दोनों से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स स्लीव और सॉकेट को जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए हम किस ऐसे सीरीज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स वहां से जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा स्लीव या सॉकेट। क्या, स्लीव या सॉकेट, है ना। क्या हो जाएगा, स्लीव या सॉकेट। स्लीव या सॉकेट का ही प्रयोग हम क्या करते हैं, टेपर सैंक ड्रिल को होल्ड करने के लिए मशीन स्पिंडल में प्रयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स स्लीव का प्रयोग कहाँ करते हैं और सॉकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं। स्लीव का प्रयोग कहाँ करते हैं और सॉकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए फ्रेंड्स स्लीव का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जब हमारी ड्रिल बिट, है ना, जब हमारा टेपर सैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल से छोटा हो जाए, मतलब मशीन स्पिंडल में ढीला होने लगे, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको टाइट करने के लिए यानी होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्लीव का प्रयोग करेंगे, है ना। टेपर सैंक ड्रिल का जो साइज होता है टेपर सैंक ड्रिल का जो साइज होता है मशीन स्पिंडल से क्या हो, कम हो, है ना, यानी छोटा हो। तो उस कंडीशन में हम लोग स्लीव का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉकेट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा जब हमारा ड्रिल का साइज, है ना, जब हमारा टेपर सैंक ड्रिल का साइज मशीन स्पिंडल से बड़ा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सॉकेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर हुआ, हमने स्लीव और सॉकेट का यूज भी यहाँ पे
क्लियर कर दिया, है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन की ओर। और यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आएगा 37 का, वो आपका क्या आ जाएगा, सॉकेट आ जाएगा, है ना। सॉकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमारा ड्रिल मशीन स्पिंडल से क्या हो, बड़ा हो, वहां पे हम सॉकेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से इस सीरीज को यहाँ पे शेयर कर दें फ्रेंड्स, ताकि और किसी स्टूडेंट इस सीरीज का लाभ ले सकें और उनका भी डाउट क्लियर हो सके, है ना। और अगर फ्रेंड्स आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं, तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुँच सके। अब फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये मेटल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बोला गया है कि पदार्थ का वह गुण जिससे इस पर लागू बल हटाने के बाद वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स कभी कभी आप लोग बचपन में स्प्रिंग लेते होंगे, है ना, इस तरह से जब आप लोग स्प्रिंग लेकर खींचते हैं, है ना, जब आप लोग स्प्रिंग लेकर खींचते होंगे, एक दूसरे के अपोजिट बल लगाते होंगे, तो स्प्रिंग क्या होता होगा, हमारा खींचता होगा, है ना, यानी कि टाइट होता होगा। अब जब आप उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है कि स्प्रिंग हमारा जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में आ गया। तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या है ना, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मेटल की जो गुण होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। फ्रेंड्स प्रत्यास्थता किसी भी धातु की वैसी गुण होती है जो जिस पे बल लगाने पर वो अपना आकार तो चेंज करती है, लेकिन जब हम बल हटा देते हैं तो वो पुनः अपने वर्तमान अवस्था में आ जाती है ना। उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था गुण। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रत्यास्था हो जाएगा, यानी इलास्टिसिटी हो जाएगा, है ना। यानी जो स्प्रिंग में जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो कैसा होता है, वो इलास्टिसिटी होती है। यानी इलास्टिसिटी गुण के कारण ही वो क्या होती है, जब हम उसमें बल लगाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वो पुनः अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाती है, वो इलास्टिसिटी गुण के कारण यानी प्रत्यास्था गुण के कारण ही वो अपने वर्तमान अवस्था में लौट जाती है। क्लियर हुआ। अब चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जो सोल्डरिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्लियर। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि सोल्डर एक मिश्र धातु है, यानी सोल्डर है क्या, पहले तो ये समझिए, है ना। सोल्डरिंग प्रक्रिया में दो धातु को हम क्या करते हैं, अर्धस्थायी रूप से जोड़ते हैं। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोल्डरिंग क्या है ना। सोल्डरिंग एक अर्ध अस्थाई फास्टनर है ना। क्या हुआ है, वो अर्ध अस्थाई फास्टनर के रूप में काम करता है। यानी सोल्डरिंग प्रक्रिया के द्वारा हम किसी भी दो धातु को अर्ध अस्थाई रूप में हम जोड़ते हैं, यानी सेमी परमानेंट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अर्ध अस्थाई सेमी परमानेंट। फ्रेंड्स हमारे पास 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। फर्स्ट होता है परमानेंट, सेकेंड होता है सेमी परमानेंट और थर्ड होता है टेम्पररी, है ना। यानी अस्थाई, अर्धअस्थाई और अस्थाई। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसी में से आपसे पूछा गया है कि सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में किसी दो धातु को आपस में जोड़ने के लिए जिस फीलर मेटल का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। और सोल्डर बनाया कैसे जाता है, तो सोल्डर कैसे बनाया जाता है उसी के बारे में आपसे पूछा है ना। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं कॉपर और टीन, लेड और टीन, जिंक और टीन और एंटीमनी और
टीन, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड और टीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि शीशा और टीन को मिलाकर ही हम क्या करते हैं, शोल्डर बनाते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि हमारा लेड कितना परसेंट होता है और टीन कितना परसेंट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारी टीन होती है एशियन और पीबी लेड, है ना, उसका जो आपका यहाँ पे अनुपात होता है 63-37 का होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या होता है, टीन और शीशा का जो आपका रेशियो होता है वो क्या होता है 63-37। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुपात में हम साधारण शोल्डर का हम दोनों को मिक्स करते हैं, लेड और टीन को मिक्स करते हैं, किस अनुपात में, तो हमारा साधारण शोल्डर बनता है वो आपका 63-37 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेड और टीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शोल्डर एक किसका मिश्र धातु है, लेड और टीन का। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन नॉन फेरस कटिंग टूल है ना। तो नॉन फेरस कटिंग टूल यानी कि जिसमें लोहे की मात्रा न हो, उसी को ना हम नॉन फेरस कटिंग टूल बोलते हैं, है ना। तो जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फेरस धातु। और जिसमें 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 आयरन की मात्रा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, फेरस धातु, यानी फेरस मेटल, है ना। जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है उसको बोलते हैं फेरस मेटल, और जिसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं नॉन फेरस मेटल। ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन फेरस कटिंग टूल। तो फ्रेंड्स नॉन फेरस कटिंग टूल यहाँ पे सामग्री के बारे में पूछा गया है कि नॉन फेरस कटिंग टूल हम किसका बनाते हैं, है ना। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील में आयरन होता है। उसके बाद हाई स्पीड स्टील में भी आयरन होती है, टूल स्टील में भी आयरन पाया जाता है। लेकिन कार्बाइड ही एक ऐसा है मेटल जिसमें क्या है, आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये हमारा नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कार्बाइड हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर डी, कार्बाइड जो है हमारा नॉन फेरस कटिंग टूल मटेरियल है ना। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर हम करेक्ट मानेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मार्किंग टूल्स से रिलेटेड यहाँ पे पूछ दिया गया है ना, जो कि वी ब्लॉक है। पूछा गया है फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन में कि वी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं, यानी वी ब्लॉक कितने ग्रेडों में उपलब्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बोल रहा है ए और बी, ऑप्शन बी ए बी और सी, ऑप्शन सी 1 2 और 3 ग्रेड, ऑप्शन डी 1 और 2। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप याद रखिएगा डायरेक्टली कि जो हमारी बी ब्लॉक होती है वो ए और बी ग्रेडों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, है ना, 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि M16 इंटू 1.5 के दिए गए टैप के लिए टैप ड्रिल साइज का आकार बताएं। जी हाँ फ्रेंड्स, टैप ड्रिल साइज आपको निकालने के लिए यहाँ पे दिया है कि मेजर डायामीटर M16 और 1.5 वाले पिच के स्क्रू थ्रेड काटने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए हमें किस डायामीटर का हमें ड्रिल करना होगा, यानी ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज। टैपिंग करने से पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ता है, उसकी टैप और उसके पिच के अनुसार, उसके टैप के मेजर डायामीटर और उसके पिच के अनुसार आपको क्या करना रहता है, टैप ड्रिल साइज निकालना रहता है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप उसको याद रखिएगा, है ना। क्या करना है, लिखना है टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायामीटर,
है ना, मेजर डायमीटर माइनस पिच। क्लियर, ये फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा, एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए फ्रेंड्स, M16 जो है हमारा क्या है, मेजर डायमीटर है ना, और 1.6 जो है हमारा पिच है। कभी कभी ये पूछ देता है ना, एक्स लगा करके, इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, है ना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टैप ड्रिल साइज की। तो क्या बोल रहे हैं, मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेजर डायमीटर के, तो मेजर डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेजर डायमीटर हमारा जो है वो 16 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। मेजर डायमीटर हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और माइनस हम कर देंगे पिच 1.5 की, तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 40.5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 40.5 यहाँ पे है क्या ऑप्शन में, है ना, तो 40.5 नहीं 40.4 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग, है ना। क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मेजर डायमीटर 16 और 1.5 पिच वाले टैप करने के लिए हम जो टैप ड्रिल साइज है वो कितना लेंगे, 14.4 mm। क्लियर, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि चित्र में पिलर ड्रिलिंग मशीन दर्शाई गई है, एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स जो अंकित भाग है, जो इस तरह का यहाँ पे कुछ इंडिकेट किया हुआ है एक्स लगा करके, उस भाग का नाम क्या है ना। थोड़ी सी चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे इसी भाग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पे ये एक्स लगा करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये कौन सा भाग है। अब चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए बोल रहा है फीड हैंडल, क्या यह फीड हैंडल है। उसके बाद ऑप्शन बी ड्रिल चक, ऑप्शन सी वर्किंग टेबल, ऑप्शन डी बेस। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिल चक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रिल चक। क्लियर, ये जो आपका है वो क्या है, ड्रिल चक को इंडिकेट कर रहा था। अब चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है ना। देखिए फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है ना। तो ऑप्शन ए की ओर हम चलते हैं, तो ये बोल रहा है कि स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। ऑप्शन बी टेबल को किसी भी स्थिति में मूव और सेट किया जा सकता है। ऑप्शन सी विभिन्न गतियां उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी इसे हाई स्पीड स्टील यानी HSS ड्रिल की ड्रिलिंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों है ना, तीनों आपका जो है इनकरेक्ट है, और आपका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन से एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिए जाते हैं, है ना। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशेषता क्या है, यानी कि जो उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन में जो मुख्य विशेषता होती है फ्रेंड्स, कि स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। उसके लिए एक क्या होता है, रेडियल आर्म लगी होती है, और उस रेडियल आर्म पर हम क्या करते हैं, मशीन स्पिंडल को किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा रेडियल आर्म हो जाती है, और ये हमारा बीम हो जाता है, और यहाँ पे मशीन स्पिंडल का हेड होता है। तो इसको हम किसी भी पोजीशन में कभी यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, और हमारा जॉब जो है ना एक ही स्थिति में रहती है ना। तो जॉब को खोले बिना
हम मशीन स्पिंडल को मूव करके हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो इसके फायदा यही होता है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में हम क्या करते हैं कि स्पिंडल को, ये हमारा क्या है, स्पिंडल हेड है ना, स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। ये यहाँ है तो यहाँ पर भी हम इसको ला सकते हैं, यानी मूव करा सकते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए चित्र में एक्स अंकित भाग का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम बर्नियर कैलिपर के बारे में कुछ जान लेते हैं, ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स बर्नियर कैलिपर जो है आपका प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, जिसकी एक्यूरेसी जो मीट्रिक प्रणाली में होती है उसका होता है 0.02 mm। फ्रेंड्स ये देखिए अलग अलग बर्नियर और मेन स्केल के मैच के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, जो माना जाता है अधिकतर कि बर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 ही होता है, क्योंकि मेन स्केल और बर्नियर स्केल के डिवीजन के अकॉर्डिंग हमारा जो है एक्यूरेसी भी चेंज होते रहता है। तो इस पे नहीं जाना है। आपसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बर्नियर मेट्रिक बर्नियर कैलिपर की जो एक्यूरेसी होती है, जो स्टैंडर्ड माना गया है, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, उसी को आपका ऑप्शन में देगा, है ना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है 0.02 mm, यानी कि मीट्रिक बर्नियर कैलिपर की जो एक्यूरेसी होती है 0.02 mm होती है ना। अगर ब्रिटिश की बात करें तो 0.001 इंच होती है। क्या होती है? 0.001 इंच होती है। तो ये आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, है ना। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले आपका डेप्थ बार है, जिससे गहराई को हम मापते हैं। और डेप्थ बार किससे जुड़ा हुआ आता है? मूवेबल जा से जुड़ा हुआ रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि डेप्थ बार बर्नियर कैलिपर का किस भाग से जुड़ा हुआ रहता है? तो मूवेबल जा से जुड़ा हुआ रहता है। हमने बात किया ये क्या होता है, हमने बात किया फ्रेंड्स कि ये हमारा डेप्थ बार होता है, ये और ये हमारा मूवेबल जा होता है, और ये हमारा फिक्स जा होता है ना। अब बात कर लेते हैं, ये हमारे पूरी जो है वो बर्नियर स्लाइड है ना। और बर्नियर स्लाइड के ऊपर होता है हमारा बर्नियर स्केल होता है। क्लियर। अब ये हमारा बीम होता है, और बीम के ऊपर ही हमारा क्या होता है, ये मेन स्केल होता है ना। मेन स्केल और ये बीम हो जाएगा। बीम के ऊपर हमारा क्या होता है? मेन स्केल होता है। क्लियर। अब ये देखिए थंब है ना, यहाँ पे जिससे हम थंब की सहायता से हम मूवेबल जा को आगे या पीछे करते हैं उसको बोलते हैं थंब लीवर। क्लियर। यहाँ से करेक्ट आंसर, यहाँ से आप लोग अब प्रयास करिए करेक्ट आंसर देने की, है ना। क्योंकि हमने बताया कि ये जो एक्स भाग है इसको हम क्या कहते हैं? इसको मूवेबल जा बोलते हैं। तो ये भी मूवेबल जा है तो ऊपर वाला भी मूवेबल जा ही होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो एक्स भाग आपको इंडिकेट करके बता रहा है कि इस भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? मूवेबल जा, इसको बोलते हैं मूवेबल जा। अगर फिक्स जा की बात करता तो फिक्स जा हमारा ये है ना। बर्नियर स्केल की बात करता तो बर्नियर स्केल हमारा ये है, और मेन स्केल की बात करता तो मेन स्केल हमारा बीम पे बना होता है, जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो इसलिए आपको सारे बर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे, है ना। आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करें कि फिगर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी को क्लियर करें टॉपिक वाइज, है ना, तभी आपका सारा डाउट क्लियर होगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है? वास्तविक आयाम प्रदान करता है मतलब एक्चुअल डायमेंशन हमको देता है, डायरेक्ट गिवन द एक्चुअल डायरेक्शन। थोड़ी सी इसको इंग्लिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टली गिव्स द एक्चुअल डायमेंशन, मतलब क्या, निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है
है ना, एक्चुअल डायमेंशन प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इनसाइड कैलीपर, ऑप्शन बी आउटसाइड कैलीपर, ऑप्शन सी बर्नियर कैलीपर, ऑप्शन डी प्लग गेज, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका प्लग गेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। प्लग गेज क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमेंशन को प्रदान करता है, यानी किसी भी होल को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे उसके होल के डायमेंशन को चेक करना है, तो वहाँ पे हम प्लग गेज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो प्लग गेज, तो प्लग गेज जो होता है वो एक चेकिंग टूल के अंतर्गत आता है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें क्या होता है, वो डायरेक्टली एक्चुअल डायमेंशन को प्रदान करता है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वैसा कौन सा यंत्र है जो वास्तविक आयाम प्रदान करता है, आपका करेक्ट आंसर प्लग गेज हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। पूछा गया है कि नेम द पार्ट मार्क एक्स इन फिगर, है ना। पूछा गया है कि चित्र में एक्स अंकित पार्ट का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो एक्स अंकित भाग है उसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो फिगर है वो क्या चीज़ का फिगर है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा हेक्सा है, हेक्सा का फिगर है। हेक्सा का दो भाग होता है मेन, एक होता है फ्रेम होता है फ्रेंड्स, और एक होता है हेक्सा ब्लेड होता है ना। एक हेक्सा ब्लेड और एक होता है हेक्सा फ्रेम, है ना, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये जो आपका एक्स यहाँ पे भाग इंडिकेट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रेम के नाम से जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रेम हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेक्सा ब्लेड में भोथरी दांत वाली पिच होती है, मतलब द पिच ऑफ द कोर्स टीथ इन हेक्सा ब्लेड इज। पूछा गया है कि भोथरी दांत वाली पिच कितनी होती है ना। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि जो हेक्सा ब्लेड होती है, हेक्सा ब्लेड को हम यहाँ पे पिच से हम डेजिग्नेट करते हैं, है ना। तो कितने प्रकार के पिच हमारे यहाँ पे हेक्सा ब्लेड में पाए जाते हैं, एक होता है कोर्स पिच ब्लेड, एक होता है फाइन पिच ब्लेड, एक होता है वेरी फाइन पिच ब्लेड, है ना। तो कोर्स, फाइन और वेरी फाइन, ये तीन प्रकार के हमारे पास यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कोर्स के अंतर्गत आता है 1.8, है ना, और फाइन के अंतर्गत आता है 1.8 से कम, यानी 1 mm। क्लियर, क्या होता है 1 mm। अब बात कर लेते हैं वेरी फाइन की, तो 0.8। तो ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि भोथरी दांत वाली पिच कौन होती है। तो भोथरी दांत वाली जो पिच होती है आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी 1.8 mm। क्या 1.8 mm आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि विभिन्न प्रकार की फाइलों का उपयोग विभिन्न कंटूर की फाइल करने में किया जाता है ना। और चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम बताइए। तो जो चित्र में दर्शाया गया फाइल है फ्रेंड्स, उसको हम किस फाइल कहते हैं, कौन सा फाइल कहते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ हाफ राउंड का इस तरह से आकृति यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाफ राउंड का, है ना। कैसा दिख रहा है, हाफ राउंड का। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल क्या हो, हाफ राउंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हाफ राउंड फाइल बोलते हैं। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर डायरेक्टली हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, यानी इसको बोलते हैं हाफ राउंड फाइल। जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस फाइल का क्रॉस सेक्शनल अगर राउंड हो, गोल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, राउंड फाइल बोलते हैं। और जिस फाइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो,
हाफ राउंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाफ राउंड फाइल। तो यहां से करेक्ट हुआ। हाँ, तो अब चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। पूछा गया है कि लेड, टीन, एल्युमिनियम जैसी मुलायम सामग्री की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, लेड, टीन, एल्युमिनियम जैसी मुलायम सामग्री की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन बी है डबल कट फाइल, ऑप्शन सी है सिंगल कट फाइल और ऑप्शन डी है रैप्स कट फाइल, है ना। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी लेड, टीन, एल्युमिनियम जैसी मुलायम धातु को काटने के लिए हम सिंगल कट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि लेदर, चमड़ा, वुड इत्यादि, जैसे लकड़ी, चमड़ा, लेदर इत्यादि की फाइलिंग करने के लिए आप किस फाइल का यूज करेंगे, तो वहां पे रैप्स कट हो जाएगा, है ना। लकड़ी, लेदर, प्लास्टिक, इस तरह से अगर कोई मटेरियल को आप फाइलिंग करते हैं तो वहाँ पे आप रैप्स कट का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि लेड, टीन और एल्युमिनियम जैसी मुलायम धातु को फाइलिंग करने के लिए, तो यहाँ पे सिंगल कट फाइल हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ और अच्छे से उसको भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।